Hello everyone, welcome to Amraj classes. Today we will solve HTET PGT Sociology 2023 PYQs. इससे पहले आपने देखा 2019 टू 2022 का क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर लिया और आज सॉल्व करेंगे 2023 का क्वेश्चन पेपर। तो आप सभी को पता है 9 एंड 10th में को शेड्यूल है आपका पीजीटी एग्जाम डेट और आप सभी को इतना मेहनत करना है कि 2026 आप सभी के लिए सिलेक्शन वाला ईयर हो और पीजीटी के लिए जिन स्टूडेंट के पास बीएड ना हो और नेक्स्ट नोटिफिकेशन तक ओवर एज होने वाले हो मन लगाकर विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन फुली फोकस होकर पढ़ाई करें सो दैट इस चीज का तो मलाल ना रहे कि थोड़ा और पढ़ लेना था। जैसा कि आपको एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद ये फीलिंग आती है थोड़ा और कर लेना चाहिए था, तो ऐसी फीलिंग ना आए इस बार। इतना मेहनत करना है आपको और क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले बात कर लेते हैं पीजीटी के पढ़ाई के लेकर कि आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए, करना ना करना आपके हाथ में है। और पहला आपको क्या करना है, पीजीटी के सभी ईयर्स के पीवाईक्यूज आपको मंथ में एक बार सॉल्व करना है। पहला आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है जो कि आपको वीडियो फॉर्मेट में क्विज फॉर्मेट में दोनों ही फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिया गया है। दूसरा आपको मंथ में एक बार घटना चक्र कंप्लीट कर लेना है क्योंकि घटना चक्र भी आपको कंप्लीट पढ़ा दिया गया है 28 वीडियोस में, पूरा आपका कंप्लीट करवाया गया है घटना चक्र। आप चाहें तो 3 वीडियो में कंपाइलेशन सेशन देख ले, वहां से भी काम हो जाएगा। तो मंथ में एक एक बार ये तो करना है और एक काम जरूर आपको करके जाना है कि नेट के लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू जरूर से जरूर सॉल्व करके जाना है आपको। ऑलमोस्ट आई थिंक 4000 प्लस क्वेश्चंस के आसपास आपको सोशियोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं जो कि कम नहीं है अपने आप में। आप वहां से बार बार रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप सब कहते हैं कि मैम थोड़ा सोशियोलॉजी का प्रिपरेशन करवा दीजिए, तो पहले ही बहुत सारे वीडियो आपको दे दिया गया है, आप वहां से बार बार रिवाइज कर सकते हैं। और आई होप आप सभी को अपना सिलेबस याद ही होगा और सिलेबस के जितने भी टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके, जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बनता है उसे ज्यादा देखना है और जिस टॉपिक से कम बनता है वो भी आपको देखना है, छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है। क्योंकि कोई भी टीचर्स आपको बताते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे और जो एनालिसिस किया उसी के बेसिस पे बताते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा किसी को नहीं पता, बट जो आपका सिलेबस है वहीं से क्वेश्चन आएगा, तो उन सबको आपको अच्छे से गो थ्रू करना है। चलिए फिर किसी स्टेशन में आपका डिस्कस कर लिया जाएगा क्या अप्रोच होना चाहिए अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। तो आज चलिए अब सॉल्व करते हैं अपना आज का क्वेश्चन पेपर। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो एक रैशनल लिटेट इज रिलेटेड विद, जो एक रेशनल लिटेट संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है रैशनल एक्शन तार्किक क्रिया से, सेकंड ऑप्शन है ट्रेडिशनल एक्शन पारंपरिक क्रिया से, थर्ड ऑप्शन है अफेक्शनल एक्शन भावात्मक क्रिया से, फोर्थ ऑप्शन है वैल्यू ओरिएंटेड रैशनल एक्शन मूल्य अभिमुखी तार्किक क्रिया से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन एक्शन के बीच में डिफरेंस किसने बताया? आपका वेबर ने बताया है। और यहाँ पूछा गया कि ज्वैक्रेशनल एक्शन किससे रिलेटेड है, तो ज्वैक्रेशनल एक्शन इन्होंने 4 टाइप का एक्शन बताया। आपका ज्वैक्रेशनल एक्शन रिलेटेड है किससे? रैशनल एक्शन से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट रैशनल एक्शन। तो ये आपका गोल से रिलेटेड रहता है रैशनल एक्शन। तो जो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 4 टाइप का, तो ये 4 टाइप पहला आपको देखने को मिलता है रैशनली पर्पसफुल एक्शन, जिसको बोला जाता है ज्वैक्रेशनल एक्शन। और दूसरा आपका हो जाता है व्हाट रेशनल एक्शन, ये भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर ज्वैक्रेशनल से पूछा गया, कभी आपसे व्हाट रैशनल एक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि व्हाट रैशनल एक्शन किससे रिलेटेड है, तो व्हाट रैशनल एक्शन आपका रिलेटेड है वैल्यू रैशनल एक्शन से। तब हमारा राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाता अगर व्हाट रैशनल एक्शन आपसे पूछा जाता। ये किसके रेफरेंस में लिया जाता है? ये आपका वैल्यू के रेफरेंस में लिया जाता है। और थर्ड क्या हो जाता है? अफेक्शनल एक्शन। जो अफेक्टिव एक्शन है ये क्लासीफाई रहता है अफेक्शनल ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग। आप देखते हैं फ्यूनरल पर जनरली सब रोते हैं, किस लिए रोते हैं? वो उनसे उनका लगाव रहता है, उसके जरिए उनका वो एक्शन होता है अफेक्शन के चलते। और आपका फोर्थ हो जाएगा ट्रेडिशनल एक्शन पारंपरिक क्रिया से। तो ये क्लासीफाई रहता है किसके अंडर में इन्फ्लुएंस होके? कस्टम्स एंड हैबिट के। दीपावली वगैरह में आप सब दीपक जलाते हैं, वो जो एक्शन करें वो किसके चलते करें? ट्रेडिशनल एक्शन के। तो ऐसे ही 4 टाइप का सोशल एक्शन बताया गया मैक्स वेबर के द्वारा।
रैशनल पर्पसफुली एक्शन, जिसको बोलेंगे ज्वैक रैशनल एक्शन। दूसरा हो जाएगा आपका वैल्यू रैशनल एक्शन, व्हाट रैशनल एक्शन हो जाएगा। और थर्ड हो जाएगा आपका अफेक्टिव एक्शन, और फोर्थ हो जाएगा ट्रेडिशनल एक्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू इंडिया सेंसस 2011। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। फर्स्ट ऑप्शन है 68.8, सेकेंड ऑप्शन है 67.84, थर्ड ऑप्शन 69.72, फोर्थ ऑप्शन 72.20। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत की जनगणना जो सेंसस है आपका 2011 का, इसके अकॉर्डिंग जो ग्रामीण जनसंख्या है, रूरल पॉपुलेशन है, इसका प्रतिशत है 68.8%। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट 68.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच विलेज वॉज द जजमानी सिस्टम स्टडीड बाय वाइजर। वाइजर द्वारा जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किस गांव में किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन रामपुर, सेकेंड ऑप्शन करीमपुर, थर्ड ऑप्शन तंजौर और फोर्थ ऑप्शन है श्रीपुरम। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले रामपुर का देखिए, रामपुर का अध्ययन किसने किया। रामपुर का अध्ययन ऑस्कर लेविस ने किया है। और रामपुरा का अगर पूछ लिया जाए तो रामपुरा का अध्ययन किसने किया है, एम.एन. श्रीनिवास जी ने किया है। और करीमपुर का अध्ययन विलियम वाइजर ने किया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड करीमपुर। और श्रीपुरम जो कि तंजौर डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ता है, इसका अध्ययन आंद्रे भितई के द्वारा किया गया है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। और हम जजमानी सिस्टम की बात करें तो विलियम एच वाइजर जो है इसके लिए बहुत जाने जाते हैं, आपके विलियम हेनरिक वाइजर। और इनका जो बहुत फेमस बुक है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बुक का नाम क्या है, द हिंदू जजमानी सिस्टम। द हिंदू जजमानी सिस्टम। और पता है ये बुक कब पब्लिश हुआ था। ये बुक आपका पब्लिश हुआ था 1936 में। और इनकी जो कुछ फेमस बुक है देख लेते हैं। बुक का नाम क्या है, बिहाइंड मड वॉल्स। और एक है बुक इनका सोशल इंस्टीट्यूशंस ऑफ हिंदू विलेज इन नॉर्थ इंडिया। और इनका टाइम पीरियड क्या है, विलियम एच वाइजर का 1890 से 1961। इनका जन्म हुआ था 1890 में और डेथ हुआ 1961 में। ये आपके अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। और इन्होंने द सर्कल टूर बुक भी इन्होंने लिखी है, 1988 में पब्लिश हुआ था। द क्रेजी ईयर्स इनके द्वारा लिखा गया था। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और ये क्वेश्चन तो आप तैयार कर लीजिएगा कि किसने कहाँ का अध्ययन किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे दिल्ली का अध्ययन किसने किया, एम.एस. गोरे ने किया, कई बार आपका पूछा गया है। और किसकी बात कर लेते हैं, एफ.जी. बेली की बात कर लेते हैं। इन्होंने बिशीपारा उड़ीसा में अध्ययन किया है आपका एफ.जी. बेली ने। और विलियम वाइजर का तो करीमपुर है। और डी.एन. मजूमदार का भी पूछा जाता है, उन्होंने मोहाना गांव का अध्ययन किया। ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी उनका आप याद रख लीजिएगा। और टी.एन. मदान ने कश्मीरी पंडित का अध्ययन किया था। तो ऐसे जिन्होंने ट्राइब्स का अध्ययन किया वो भी आपको याद रखना है। जिस अध्ययन क्षेत्र का अध्ययन किया है उसको भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है। तो एक जगह ये लिस्ट ही बना के आप रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स इन हिज बुक क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस हैज नॉट कंसीडर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एज टाइप ऑफ क्लास। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक फ्रांस में वर्ग संघर्ष में निम्न में से किसे वर्ग का एक प्रकार नहीं माना है। फर्स्ट ऑप्शन है फाइनेंशियल बुर्जुआइस, वित्तीय बुर्जुआ। सेकेंड ऑप्शन है पीजेंट क्लास, कृषक वर्ग। थर्ड ऑप्शन है स्लेव पीजेंट्री, दास कृषक। और फोर्थ ऑप्शन इंडस्ट्रियल बुर्जुआइस, औद्योगिक बुर्जुआ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन्होंने किसको एक प्रकार नहीं माना है फ्रांस में वर्ग संघर्ष में। तो फाइनेंशियल बुर्जुआइस को माना है, वित्तीय बुर्जुआ को, पीजेंट क्लास को भी माना है, और स्लेव पीजेंट्री को इन्होंने नहीं माना है, दास कृषक को, और इंडस्ट्रियल बुर्जुआइस औद्योगिक बुर्जुआ को भी माना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड स्लेव पीजेंट्री। और इनका टाइम पीरियड क्या है, 5 मई 1818 में इनका जन्म हुआ था जर्मनी में। और इनका डेथ कब हुआ था, 14 मार्च 1883 में। तो इनके टाइम पीरियड से क्वेश्चन आपने एक दो बार देखा है, तो आपको याद होना चाहिए। लंदन में इनका डेथ हुआ था। और
कार्ल मार्क्स की इम्पोर्टेंट बुक तो आप सबको पता है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि पब्लिश हुआ था 1848 में, और द जर्मन आइडियोलॉजी इनकी बुक का नाम है। और जो आपको याद आ रहा हो आप भी बता सकते हैं, ग्रुइंड्रिस, ये बुक भी हम लोग ने कई बार पढ़ा। ग्रुइंड्रिस बुक भी इन्हीं की है, जो कि 1939 में आपका पब्लिश हुआ था। और जो भी आपको याद आ रहा हो आप बताइएगा, और नहीं याद आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हेल्ड? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन 1975, सेकेंड ऑप्शन 1989, थर्ड ऑप्शन 1979 और फोर्थ ऑप्शन है 1983। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है, ये हेल्ड कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था? कहाँ पर हुआ है ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो कहाँ पर हुआ था? जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। और कब हुआ था? 12 टू 23 फेब 1979। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड 1979। और इसके ऑर्गेनाइजर का नाम पूछ लिया जाए, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, तो WMO हो जाएगा आपका, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को भी ऑर्गेनाइजर है इसका, यूनेस्को। और आपका FAO भी है, और WHO भी है, और यूनेप को भूल ही नहीं सकते, ये भी है आपका UNEP। तो ये सब इनके ऑर्गेनाइजर का नेम है, जो कि आपको याद रखना। तो इसके लिए मेन आपको क्या याद रखना है, बस फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस को लेके ये फोकस करता है। आपका साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस है जो असेस करता है क्लाइमेट डेटा को, इम्पैक्ट को, और जो रिसर्च होता है वेरिएबिलिटी एंड चेंजेस पर, इसके लिए ये कॉन्फ्रेंस किया गया था आपका। इसके ऑर्गेनाइजर WMO है, यूनेस्को है, FAO है, WHO है, यूनेप है, ICSU है, जिसमें से आपको दो नाम तो जरूर याद रखना है। एक WMO हो गया आपका, और दूसरा UNEP हो गया। ये दो नाम तो आप याद रखिएगा। और कहाँ पर ये हेल्ड किया गया? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेल्ड किया गया। और कब हुआ? 12 टू 23 फेब 1979 को। तो इतना बात इससे रिलेटेड याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेरिएबल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी? निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक अनुसंधान पद्धति का चर नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन जेंडर डिफरेंस, लिंग भेद। सेकेंड ऑप्शन है एज डिफरेंस, आयु भेद। थर्ड ऑप्शन रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, धर्म भेद। और फोर्थ ऑप्शन रेस डिफरेंस, प्रजाति भेद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा आपका वेरिएबल नहीं है क्वालिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी का? यही आपसे पूछा गया है। तो जेंडर डिफरेंस तो है आपका वेरिएबल क्वालिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी का। एज डिफरेंस नहीं है, जब क्वांटिटी की बात होगी तब वहां पर क्या प्रयोग होगा? क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी उसका वेरिएबल हो जाएगा, जैसे एज डिफरेंस है। और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन का भी क्या है आपका? क्वालिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी। और रेस डिफरेंस में भी आपका क्या प्रयोग होगा? क्वालिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी का ही वेरिएबल है रेस डिफरेंस में भी। तो किसमें नहीं है? एज डिफरेंस में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड, एज डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द वर्क्स ऑफ DP मुखर्जी? DP मुखर्जी की कृतियां कौन सी हैं? A प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ, B मॉडर्न इंडियन कल्चर, C स्टेट सोसाइटी इन इंडिया, D बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कोड की सहायता से। फर्स्ट ऑप्शन है ABC, सेकेंड ऑप्शन है BCD, और थर्ड ऑप्शन है CDB, और फोर्थ ऑप्शन है ABD। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ ये बुक है DP मुखर्जी की। मॉडर्न इंडियन कल्चर ये बुक भी है DP मुखर्जी का। और स्टेट सोसाइटी इन इंडिया ये बुक किसका है? AR देसाई का। ये बुक है आपका AR देसाई का। AR देसाई का फुल फॉर्म क्या है? अक्षय कुमार रमन लाल देसाई। और बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी ये बुक है DP मुखर्जी का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? A, B एंड D। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ABD। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एस्क्राइब्ड स्टेटस? प्रदत्त प्राय स्थिति का निम्नांकित में से कौन सा उदाहरण नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन स्टेटस एज क्षत्रिय, क्षत्रिय के रूप में प्राय स्थिति। सेकेंड ऑप्शन स्टेटस एज सन, एक पुत्र के रूप में प्राय स्थिति। थर्ड ऑप्शन स्टेटस एज डॉक्टर, एक डॉक्टर के रूप में प्राय स्थिति। फोर्थ ऑप्शन स्टेटस एज डॉक्टर सन, एक डॉक्टर के पुत्र के रूप में प्राय स्थिति।
आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सबको पता है जो एस्क्राइब्ड स्टेटस एंड अचीव्ड स्टेटस, और जिसको नहीं पता वो जान लीजिए अचीव्ड स्टेटस, इनके बीच में क्लासिफिकेशन किसने किया है? रॉल्फ लिंटन ने किया है। रॉल्फ लिंटन क्या थे आपके? अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और कौन से बुक में किया है? द स्टडी ऑफ मैन में। और द स्टडी ऑफ मैन ये बुक पब्लिश कब हुआ? द स्टडी ऑफ मैन ये बुक पब्लिश हुआ आपका 1936 में। ये कुछ बातें जो आपको याद रखना है। तो जो आपका अचीव्ड स्टेटस है, इसमें अचीव करता है व्यक्ति अपने पर्सनल मेरिट एंड परफॉर्मेंस के बेसिस पे, बट जो एस्क्राइब्ड स्टेटस है इसमें प्रदान किया जाता है परिस्थिति स्टेटस आपको। जैसे यहाँ पर देखिए स्टेटस एज क्षत्रिय, तो एक क्षत्रिय के रूप में जो परिस्थिति मिली इसमें कोई आपका कंट्रीब्यूशन नहीं रहता। आपको जिसके यहाँ भी जन्म मिला वो स्टेटस आपको प्रदान कर दिया जाता है। अगर आपका जन्म ब्राह्मण के घर हुआ है तो आप ब्राह्मण का स्टेटस पाएंगे, क्षत्रिय के यहाँ हुआ है तो क्षत्रिय कहलाएंगे, और अगर शूद्राज के यहाँ हुआ है तो शूद्र कहलाएंगे, और वैश्य के यहाँ हुआ है तो वैश्य कहलाएंगे। तो इसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आपको प्रदान किया जा रहा है। और स्टेटस एज सन, तो सन एक पुत्र के रूप में जो परिस्थिति आपको प्रदान किया गया इसमें भी आपका कोई योगदान नहीं है। जिसका पुत्र के रूप में जन्म होगा वो पुत्र का स्टेटस पाएगा, और जिसका पुत्री के रूप में जन्म हुआ वो पुत्री का स्टेटस पाएगा। इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है, ये आपको प्रदान किया जाता है। एक डॉक्टर के रूप में परिस्थिति, तो डॉक्टर के लिए आपको अचीव करना पड़ता है अपने पर्सनल मेरिट एंड परफॉर्मेंस के बेसिस पे। आपका जो स्किल है उसके थ्रू आप बनते हैं डॉक्टर। तो डॉक्टर का जो स्टेटस है ये आप अचीव करेंगे, ना कि एस्क्राइब्ड, ना कि कोई आपको ये प्रदान कर देगा कि आप डॉक्टर हैं। आपको डॉक्टर बनने के लिए अचीव करना पड़ेगा, तो ये आपका अचीव्ड स्टेटस में आएगा। और यहाँ पूछा गया कौन सा एग्जाम्पल एस्क्राइब्ड स्टेटस का नहीं है, कौन सा यहाँ पर आपको प्रदान नहीं किया जाएगा? स्टेटस एज डॉक्टर, इसके लिए आपको अचीव करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, स्टेटस एज डॉक्टर। और स्टेटस एज डॉक्टर सन, एक डॉक्टर के पुत्र के रूप में परिस्थिति जो मिला है इसमें भी कोई योगदान नहीं है। एक डॉक्टर के यहाँ जन्म हुआ इसलिए डॉक्टर के पुत्र कहला रहे, तो इसमें भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो प्रदान कर दिया गया क्योंकि आपका जन्म एक डॉक्टर के घर पे हुआ, तो इसलिए डॉक्टर के पुत्र कहला रहे हैं। तो इसमें जो ये स्टेटस मिला इसमें भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, प्रदान किया जा रहा है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन थर्ड, स्टेटस एज डॉक्टर। तो ये सब बातें आपको याद रखना कि जो क्लासिफिकेशन हुआ है एस्क्राइब्ड स्टेटस और अचीव्ड स्टेटस के बीच में, ये रॉल्फ लिंटन ने किया। अपने कौन से बुक में किया? द स्टडी ऑफ मैन में किया है। और बर्थ के बेसिस पे आपको मिल जाता है एस्क्राइब्ड स्टेटस, और अचीव्ड स्टेटस में आपको एफर्ट करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तो उस सब के थ्रू आप अचीव करते हैं कोई स्टेटस। जैसे आपको प्रोफेसर बनना है, तो प्रोफेसर बनना क्या है? एस्क्राइब्ड स्टेटस तो है नहीं, ये आपका अचीव्ड स्टेटस है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन एजुकेशन शिक्षा, सेकेंड ऑप्शन रिलीजन धर्म, थर्ड ऑप्शन है आर्ट एंड लिटरेचर कला एवं साहित्य, फोर्थ ऑप्शन है आइडियोलॉजीज विचारधाराएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल कौन सा नहीं है, इसमें यही पूछा गया है। तो एजुकेशन शिक्षा जो है ये सोशल कंट्रोल का फॉर्मल मीन्स है, ना कि इनफॉर्मल मीन्स। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, एजुकेशन शिक्षा। जबकि जो आपका रिलीजन हो गया, धर्म हो गया, आर्ट एंड लिटरेचर हो गया, आइडियोलॉजीज हो गए, विचारधाराएं हो गई, ये सभी आपका इनफॉर्मल मीन्स है सोशल कंट्रोल का। क्योंकि सोशल कंट्रोल के दो मीन्स है, आप सबको पता है, फॉर्मल मीन्स औपचारिक साधन, और दूसरा हो जाएगा इनफॉर्मल मीन्स अनौपचारिक साधन। तो औपचारिक साधन में आपका क्या क्या आ जाएगा? जैसे आपके स्टेट हो गया, पुलिस हो गया, तो एजुकेशन हो गया, ये सब आपके फॉर्मल मीन्स है। ये जानबूझकर बनाए जाते हैं सोशल कंट्रोल करने के लिए। बट जो इनफॉर्मल मीन्स है सोशल कंट्रोल के, ये स्वतः ही आपका बन जाता है। जैसे रिलीजन हो गया, आर्ट एंड लिटरेचर हो गया, आइडियोलॉजीज हो गया, तो ये सभी आपका इनफॉर्मल मीन्स में आ जाएगा सोशल कंट्रोल के। राइट, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ द बुक कंपैरिजन ऑफ मैन एंड वीमेन इज। तो बताना है कंपैरिजन ऑफ मैन एंड वीमेन, स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के लेखक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ताराबाई शिंदे, सेकेंड ऑप्शन है सावित्री बाई फुले, थर्ड ऑप्शन है नीरा देसाई, फोर्थ ऑप्शन है इंदु अग्निहोत्री। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो स्त्री पुरुष तुलना नाम से भी ये बुक आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है स्त्री, इंग्लिश में भी ऐसे करके दे सकते हैं स्त्री पुरुष तुलना। तो कंपैरिजन ऑफ मैन एंड वीमेन ये बुक है ताराबाई शिंदे की। ये आपकी फीमेल एक्टिविस्ट थी और जिन्होंने प्रोटेस्ट किया पैट्रियार्की को और कास्ट को लेकर 19th सेंचुरी में। इनका जन्म हुआ था 1850 में और डेथ कब हुआ 1910 में। तो जन्म हुआ 1850 में और डेथ हुआ 1910 में। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट ताराबाई शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दिया गया है, मैच करना है। लिस्ट 1 में मोमेंट आंदोलन का नाम दिया गया है और लिस्ट 2 में ईयर दिया गया किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर आपको बताना है इंडिगो रिवोल्ट कब हुआ, मोपला विद्रोह कब हुआ, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ और वहाबी रिवेलियन कब हुआ। तो यहाँ पर देखिए सबसे इजी तो आपके लिए मोपला पड़ जाता है, चंपारण सत्याग्रह पड़ जाता है। अगर मोपला को आपको पता है तो भी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कई बार आपके एग्जाम में बना है मोपला विद्रोह का। तो मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। तो बी में देखिए, बी में ओनली 4, सी में देखने को मिल रहा है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इंडिगो रिवोल्ट कब हुआ? इंडिगो रिवोल्ट आपका हुआ 1859 में और मोपला रिवेलियन 1921 में और चंपारण सत्याग्रह भी सबको पता होता है जनरली, ये आपका 1917 में हुआ। और वहाबी विद्रोह कब हुआ? वहाबी विद्रोह हुआ आपका 1831 में। तो ऐसे ही आपका मैच हो जाएगा। तो मोपला वगैरह आप याद रखिएगा, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया। अभी LT ग्रेड का एग्जाम हुआ था, वहां पर भी मोपला विद्रोह वगैरह, पिको मूवमेंट वगैरह पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ रोल इज नॉट मेंशन्ड बाय मिशेल बेंटन। मिशेल बेंटन ने किस प्रकार की भूमिका का उल्लेख नहीं किया है? फर्स्ट ऑप्शन बेसिक रोल बुनियादी भूमिका, सेकेंड ऑप्शन रिलेशनल रोल संबंधात्मक भूमिका, थर्ड ऑप्शन इंडिपेंडेंट रोल स्वतंत्र भूमिका, फोर्थ ऑप्शन जनरल रोल सामान्य भूमिका। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मिशेल बेंटन जो है किस रोल को मेंशन नहीं किए हैं? बेसिक रोल को किए हैं, रिलेशनल रोल को नहीं किए हैं और इंडिपेंडेंट रोल को भी किया और जनरल रोल को भी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड रिलेशनल रोल। तो रिलेशनल रोल का उल्लेख अपने रोल के टाइप में मिशेल बेंटन ने नहीं किया है। और मिशेल बेंटन का जन्म हुआ था 1926 में और डेथ हुआ 2018 में। और मिशेल बेंटन जो मेनली जाने जाते हैं आपका, इन्होंने पब्लिश कराया था अपना एक बुक रेशियल एंड एथनिक रिलेशन। और मिशेल बेंटन जो है ये फर्स्ट एडिटर हैं सोशियोलॉजी के, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दिया गया है। लिस्ट 1 में कॉन्सेप्ट दिया गया और लिस्ट 2 में ऑथर्स के नेम दिए गए हैं। आपको मैच करना है किसका क्या होगा। तो व्हाइट कॉलर क्राइम सबको पता है क्या है, सदरलैंड का है। हमारा ए का क्या हो गया 3। मेरिटोक्रेसी किसका है? मेरिटोक्रेसी है आपका एम यंग का। तो हमारा बी का क्या हो गया 4। और रोल डिस्टेंस किसका है? गॉफमैन का है, भूमिका दूरी। तो हमारा सी का क्या हो गया 2। और कल्चर थीम सांस्कृतिक मान्यताएं किसका है, किस ऑथर का? मॉरिस ओपलर का। तो हमारा डी का क्या हो गया 1। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द जैन कम्युनिटी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ माइनॉरिटीज। जैन समुदाय को अल्पसंख्यक वर्ग में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? फर्स्ट ऑप्शन 2013, सेकेंड ऑप्शन 2014, थर्ड ऑप्शन 2015, फोर्थ ऑप्शन 2012। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जैन समुदाय को अल्पसंख्यक वर्ग में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? 2014 में सम्मिलित किया गया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव द स्लोगन ऑफ वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल मैन। सभी मनुष्यों के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया? फर्स्ट ऑप्शन पेरियार, सेकेंड ऑप्शन श्री नारायण गुरु, थर्ड ऑप्शन BR अम्बेडकर, फोर्थ ऑप्शन ज्योतिराव गोविंद राव फूले। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये नारा, ये स्लोगन जो है वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल मैन, ये दिया गया श्री नारायण गुरु के द्वारा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड श्री नारायण गुरु। ये आपके इंडियन संत थे, फिलोसफर एंड सोशल रिफॉर्मर थे, केरला से बिलोंग करते थे और इन्होंने चैलेंज किया जो डीप रूटेड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, इसके लिए इन्होंने टेम्पल का स्थापना करवाया
और इन्होंने एक मूवमेंट भी चलाया था, वो मूवमेंट का नाम आपका पूछा गया था एग्ज़ाम में। आई थिंक हम लोग पीजीटी का पेपर ही सॉल्व कर रहे थे, वहीं पर पूछा गया था या फिर किसी और एग्ज़ाम में, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व कराए काफ़ी दिन हो गया, तो ये तो पता है कि पढ़ाया गया था, बट किसमें पढ़ाया गया था ये नहीं आइडिया है। तो कौन-सा मूवमेंट इन्होंने चलाया था? एसएनडीपी मूवमेंट। श्री नारायण श्री नारायण धर्म परिपालन मूवमेंट। ये श्री नारायण गुरु के द्वारा चलाया गया था और इनका जन्म हुआ था 1856 में और डेथ कब हुआ? 1928 में। ये बहुत फेमस मंत्र है इनका, आपको याद रखना, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडेक्स ऑफ मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक एकता का सूचक है? ए पीनल लॉ दंडकारी कानून, बी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ संवैधानिक कानून, सी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रशासनिक कानून, डी डिफ्यूज्ड लॉ व्याप्त कानून। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। जो कोड दिया गया है इसके माध्यम से आपको करेक्ट आंसर का चयन करना है। फर्स्ट ऑप्शन है ए एंड बी, सेकेंड ऑप्शन ए एंड डी, थर्ड ऑप्शन ए बी एंड डी और फोर्थ ऑप्शन बी सी एंड डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर यांत्रिक एकता का सूचक पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा है? मैकेनिकल सॉलिडेरिटी के अंतर्गत कौन सा आएगा? तो आपको पता है इन्होंने दो सॉलिडेरिटी बताई है इमाइल डर्कहाइम ने, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी और मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। तो जो प्रिमिटिव सोसाइटी है वो आपका मैकेनिकल सॉलिडेरिटी की बात करता है, ये आपका पीनल लॉ दंडकारी कानून पर बेस्ड है। और दूसरा आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये सब तो आएगा नहीं आपका। और डिफ्यूज्ड लॉ जो वहाँ पर व्याप्त कानून है इसके अकॉर्डिंग वहाँ पर सजा देते थे, तो हमारा डी भी हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन बुक इज रिटन बाय होम। रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन पुस्तक किसने लिखा है? फर्स्ट ऑप्शन डीपी मुखर्जी, सेकेंड ऑप्शन ए आर देसाई, थर्ड ऑप्शन जीएस घुरिये और फोर्थ ऑप्शन है आईपी देसाई। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन ये बुक ए आर देसाई के द्वारा लिखा गया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड ए आर देसाई। और जीएस घुरिये आपके फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी है। और इनके स्टूडेंट का नाम क्या है जीएस घुरिये के? इरावती कार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम whom did एम.एन. श्रीनिवास गॉट द सीड आइडिया ऑफ स्टडीइंग इंडियाज विलेज। गांव के अध्ययन का बीज मंत्र एम.एन. श्रीनिवास ने किससे लिया है? फर्स्ट ऑप्शन है रैडक्लिफ ब्राउन, सेकेंड ऑप्शन रॉबर्ट रैडफील्ड और थर्ड ऑप्शन है मिल्टन सिंगर और फोर्थ ऑप्शन है एसी हैडन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एम.एन. श्रीनिवास ने किससे आइडिया लिया अपना इंडियाज विलेज का? रैडक्लिफ ब्राउन से लिया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट रैडक्लिफ ब्राउन। और रैडक्लिफ ब्राउन का टाइम पीरियड की बात करेंगे ही, 1881 में इनका जन्म हुआ था और 1955 में इनका डेथ हुआ था। ये आपके इंग्लिश सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और इन्होंने जो थ्योरी डेवलप किया वो थ्योरी है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का। और इनका जो फील्ड वर्क है रैडक्लिफ ब्राउन का, अंडमान आइलैंड एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का इन्होंने अध्ययन किया। और इनकी कुछ बुक का नाम जैसे द अंडमान आइलैंडर्स 1922 में पब्लिश हुआ। और बुक का नाम आप लोग भी बता सकते हैं, टैबू एक बुक है रैडक्लिफ ब्राउन का, ये भी इनके द्वारा लिखा गया था, 1939 में ये पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू जिकमंड विच इज नॉट द पर्पज ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। जिकमंड के अनुसार अन्वेषणात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है स्क्रीनिंग ऑल्टरनेटिव्स, विकल्पों की जांच करना, सेकेंड ऑप्शन डायग्नोसिंग अ सिचुएशन, स्थिति का निदान करना, थर्ड ऑप्शन है पायलट स्टडीज पथ निर्देशन अध्ययन, फोर्थ ऑप्शन है डिस्कवरिंग न्यू आइडियाज नवीन विचारों को खोजना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और जिकमंड के अकॉर्डिंग क्या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का पर्पस है? स्क्रीनिंग ऑल्टरनेटिव्स है, विकल्पों की जांच करना भी है, डायग्नोसिंग अ सिचुएशन स्थिति का निदान करना भी है, पायलट स्टडीज नहीं है इसका पर्पस एक्सप्लोरेटरी का रिसर्च का जिकमंड के अकॉर्डिंग, और डिस्कवरी न्यू आइडियाज भी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूछा गया क्या उद्देश्य नहीं है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड
पायलट स्टडीज, पथ निर्देशन अध्ययन। और इनका एक बुक बहुत फेमस है जो कि आप याद रख सकते हैं, एक्सप्लोरिंग मार्केटिंग रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लोंडेल डिवाइडेड प्रेशर ग्रुप्स इनटू विच टू पार्ट्स। ब्लोंडेल ने दबाव समूह को किन दो भागों में विभक्त किया है? फर्स्ट ऑप्शन है कम्युनिटी एंड एसोसिएशन ग्रुप, सामुदायिक और संघात्मक समूह। सेकंड ऑप्शन है इंस्टीट्यूशनल एंड सोशल ग्रुप, संस्थागत और सामाजिक समूह। थर्ड ऑप्शन है पॉजिटिव एंड नेगेटिव ग्रुप, सकारात्मक और नकारात्मक समूह। और फोर्थ ऑप्शन है एनोमिक एंड वर्टिकल ग्रुप, प्रदर्शनकारी और विषम स्तरीय समूह। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लोंडेल जो है ये आपके फ्रेंच फिलोसफर हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? इनके अकॉर्डिंग जो दबाव समूह है किन दो भागों में डिवाइड किया गया? कम्युनिटी एंड एसोसिएशन ग्रुप में डिवाइड किया गया, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है प्रेशर ग्रुप को ब्लोंडेल के अकॉर्डिंग। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन ग्रुप। तो ब्लोंडेल ने आपका प्रेशर ग्रुप को डिवाइड किया है दो पार्ट में, कम्युनिटी ग्रुप एंड एसोसिएशन ग्रुप, सामुदायिक समूह और संघात्मक समूह। और इनके टाइम पीरियड की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 1861 में, डेथ हुआ 1949 में। ये आपके फ्रेंच फिलोसफर थे और इनकी जो फेमस बुक है, बुक का नाम है एक्शन 1893। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच बुक द कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज गिवन बाय कार्ल मार्क्स। ऐतिहासिक भौतिकवाद कथन की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने किस पुस्तक में दी? फर्स्ट ऑप्शन है द जर्मन आइडियोलॉजी, सेकंड ऑप्शन दास कैपिटल, थर्ड ऑप्शन द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी और फोर्थ ऑप्शन द होली फैमिली। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये फोर बुक्स के नेम भी याद रख लीजिएगा, ये आपके कार्ल मार्क्स की बुक का नाम है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक भौतिकवाद कथन की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने किस बुक में दिया है? जर्मन आइडियोलॉजी में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, द जर्मन आइडियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोराई इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। धोराई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है ट्राइबल कस्टम, जनजातीय प्रथा से। सेकंड ऑप्शन है ट्राइबल कल्चर, जनजातीय संस्कृति से। थर्ड ऑप्शन है ट्राइबल मार्केट, जनजातीय बाजार से। और फोर्थ ऑप्शन है ट्राइबल मैरिज, जनजातीय विवाह से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धोराई किससे रिलेटेड है? ट्राइबल मार्केट से, जनजातीय बाजार से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, ट्राइबल मार्केट, जनजातीय बाजार से धोराई रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रुप्स हैव बीन मेंशन्ड बाय। क्षैतिज और उदग्र समूह का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन मिलर, सेकंड ऑप्शन एलवुड, थर्ड ऑप्शन वार्ड और फोर्थ ऑप्शन है गिडिंग्स। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षैतिज और उदग्र समूह का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? मिलर के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, मिलर। और वार्ड ने एक छोटी सी डेफिनेशन दिया है समाजशास्त्र का, सोशियोलॉजी का। आपको याद हो तो आप बताइए, क्योंकि आपको कई बार बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर वॉज सत्य शोधक समाज एस्टैब्लिश्ड। तो आपको बताना है सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुआ था, इसका ईयर पूछा जा रहा है आपसे। फर्स्ट ऑप्शन है 1873, सेकंड ऑप्शन 1875, थर्ड ऑप्शन 1880, फोर्थ ऑप्शन है 1883। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो सत्य शोधक समाज है, ट्रुथ सीकर सोसाइटी है, इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा करवाया गया। ज्योतिबा फूले। और कब करवाया गया? 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इसके पीछे मेन एम क्या था? एलिमिनेट करना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को और प्रोवाइड करना एजुकेशन और सोशल जस्टिस किसको? अंडर प्रिविलेज जो लोग थे उन्हें, जैसे दलित हो गए, विमेन हो गए, पीजेंट हो गए, तो इन सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करना, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना, ये सब काम था सत्य शोधक समाज का। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, 1873।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज सेड दैट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप। समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, किसने कहा है? फर्स्ट ऑप्शन हॉबहाउस, सेकंड ऑप्शन इमाइल डर्कहाइम, थर्ड ऑप्शन जॉर्ज सिमिल और फोर्थ ऑप्शन है गिन्सबर्ग। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समाज शास्त्र का क्षेत्र जो विषय क्षेत्र है सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, किसने कहा है? जॉर्ज सिमिल ने कहा है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड जॉर्ज सिमिल। और ये आपके फॉर्मल स्कूल के फाउंडर भी हैं। कौन? जॉर्ज सिमिल। और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। और इनका टाइम पीरियड की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1858 में और डेथ हुआ था 1918 में। जर्मनी में इनका जन्म हुआ था और फ्रांस में इनकी डेथ हुई थी। और ये जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे, फिलोसोफर थे और क्रिटिक। और इनकी जो फेमस बुक है जो आपको याद रखना चाहिए, बुक का नाम है ऑन इंडिविजुअलिटी एंड सोशल फॉर्म्स, सिमिल ऑन कल्चर। ये पब्लिश हुआ था 1997 में। ये कुछ बुक है इनका जो आपको याद रखना है। और जो जॉर्ज सिमिल इन्हें कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी के लिए, क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है इस फील्ड में द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल, इसके वजह से इन्हें अर्बन सोशियोलॉजी का फादर कहा जाता है, जॉर्ज सिमिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कल्चरल ट्रेट्स हैज मेंशन्ड बाय क्लार्क विस्लर। क्लार्क विस्लर के द्वारा कितने प्रकार के सांस्कृतिक तत्वों का उल्लेख किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन 14, सेकंड ऑप्शन 9, थर्ड ऑप्शन 7, फोर्थ ऑप्शन है 5। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्लार्क विस्लर ने आइडेंटिफाई किया है 9 बेसिक यूनिवर्सल कल्चरल पैटर्न्स जो सभी सोसाइटी में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड 9। ये 9 टाइप क्या है कल्चरल ट्रेट्स का? पहला आपका हो जाता है स्पीच या लैंग्वेज, दूसरा हो जाएगा मटेरियल ट्रेट्स जिसमें आपको फूड, शेल्टर, टूल्स ये सभी देखने को मिलेगा, और थर्ड आपका क्या हो जाएगा? आर्ट, और फोर्थ क्या हो जाएगा? साइंस, माइथोलॉजी, और फिफ्थ क्या हो जाएगा आपका? रिलीजन, रिलीजन हो जाएगा, और सिक्स क्या हो जाएगा? सिक्स हो जाएगा फैमिली या सोशल सिस्टम, और सेवेंथ क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, और एट्थ आपका गवर्नमेंट हो जाएगा, गवर्नमेंट, और 9 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा वॉरफेयर। तो ये 9 आप याद रख सकते हैं। क्या है आपका? स्पीच या लैंग्वेज, मटेरियल ट्रेट्स हो गया, आर्ट हो गया, साइंस हो गया, रिलीजन हो गया, फैमिली या सोशल सिस्टम्स हो गए, प्रॉपर्टी हो गया, गवर्नमेंट एंड वॉरफेयर। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सेकंड 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाज की नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन टेरिटरी, क्षेत्रीयता, सेकंड ऑप्शन है कॉम्प्रिहेंसिव कल्चर, बृहद संस्कृति, थर्ड ऑप्शन है कंपलसरी मेंबरशिप, अनिवार्य सदस्यता, फोर्थ ऑप्शन है डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक्स टेरिटरी है, कॉम्प्रिहेंसिव कल्चर भी है, कंपलसरी मेंबरशिप नहीं है, डिवीजन ऑफ लेबर भी है, श्रम का विभाजन भी। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड कंपलसरी मेंबरशिप। तो एक होता है आपका सोसाइटी और एक होता है आ सोसाइटी, तो दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है आपका जब डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मींस मेंस वगैरह में। और तो जैसे आप बोलते हैं समाज क्या है? संबंधों का जाल। जब संबंधों का जाल कहते हैं तब ये एक सोसाइटी है, बट जब आप बोलते हैं कि व्यक्तियों का जाल, व्यक्तियों का समूह, तब ये क्या है? आपका अ सोसाइटी है, एक समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू whom सोशियोलॉजी इज द लॉजिको एक्सपेरिमेंटल साइंस। किसके अनुसार समाजशास्त्र तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञान है? फर्स्ट ऑप्शन पेरेटो, सेकंड ऑप्शन मैक्स वेबर, थर्ड ऑप्शन पार्सन्स और फोर्थ ऑप्शन है सोरोकिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाजशास्त्र तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञान है, ये बात पेरेटो ने कहा है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट पेरेटो। जो पेरेटो है इनका टाइम पीरियड क्या है? ये आपके इटालियन इंजीनियर थे।
इनका टाइम पीरियड है 1848। इनका जन्म हुआ था 15 जुलाई 1848, फ्रांस में हुआ था, पेरिस फ्रांस में। और इनका डेथ कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में हुआ था। और कब हुआ था? 1923 में हुआ था। और इनकी जो फेमस बुक है क्या है? द माइंड एंड सोसाइटी। ये पब्लिश कब हुआ था? माइंड एंड सोसाइटी 1916 में। ये इंपॉर्टेंट बुक है, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ स्टडी ऑफ ड्रग अब्यूज अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स इन different universities in different years is an example of which type of research design। विभिन्न विश्वविद्यालयों के महाविद्यालय विद्यार्थियों में मादक द्रव्य व्यसन का विभिन्न वर्षों में अध्ययन करना कौन सी अनुसंधान प्ररचना का उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक, सेकेंड ऑप्शन है एक्सप्लोरेटरी अन्वेषणात्मक, थर्ड ऑप्शन है एक्सप्लेनेटरी व्याख्यात्मक, और फोर्थ ऑप्शन है एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विभिन्न विश्वविद्यालयों के महाविद्यालय विद्यार्थियों में मादक द्रव्य व्यसन का विभिन्न वर्षों में अध्ययन करना कौन से अनुसंधान की प्ररचना का एग्जाम्पल है? तो डिस्क्रिप्टिव का है, वर्णनात्मक का है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथोडोलॉजी डिड डीपी मुखर्जी यूज फॉर वेरियस स्टडीज? विभिन्न अध्ययनों के लिए डीपी मुखर्जी ने किस पद्धति का उपयोग किया? फर्स्ट ऑप्शन फिलोसॉफिकल मेथड दार्शनिक पद्धति, सेकंड ऑप्शन साइको सोशोलॉजिकल मेथड मनोज समाज शास्त्रीय पद्धति, थर्ड ऑप्शन है होलिस्टिक मेथड संपूर्णतावादी पद्धति, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑप्शंस आर राइट सभी विकल्प सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीपी मुखर्जी ने अपने अध्ययन में अपने स्टडी में किस पद्धति का प्रयोग किया है, किस मेथोडोलॉजी को प्रयोग में लाया है? फिलोसॉफिकल मेथड दार्शनिक पद्धति को भी लाया है, साइको सोशोलॉजिकल मेथड को भी इन्होंने प्रयोग किया है, और होलिस्टिक मेथड संपूर्णतावादी पद्धति का भी अपने स्टडी में प्रयोग किए हैं डीपी मुखर्जी जी ने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, ऑल ऑप्शंस आर राइट सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया है। लिस्ट 1 में योजना का नाम है और लिस्ट 2 में ईयर है, आपको मैच करना है क्या होगा। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये किस ईयर का है? ये है आपका 2011 का। तो ए का क्या हो गया? 2 हो गया। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस ईयर आया था आपका? ये आया था आपका 2000 में। तो हमारा क्या हो गया? बी का क्या हो गया? 1 हो गया। और कौशल विकास योजना किस ईयर आया था? कौशल विकास योजना आया था आपका 2015 में। तो हमारा क्या हो गया? 4 हो गया। और संसद आदर्श ग्राम योजना का ईयर क्या है? संसद आदर्श ग्राम योजना का ईयर है 2014। तो हमारा क्या हो गया? 3, 2, 1, 4, 3। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, A2, B1, C4, D3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टडी मेथड डिड डर्कहाइम ऑप्ट टू द स्टडी ऑफ सुसाइड? आत्महत्या के अध्ययन के लिए दुर्खीम ने किस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया? फर्स्ट ऑप्शन है टेक्सुअल मेथड पुस्तकीय पद्धति, सेकंड ऑप्शन स्टैटिस्टिकल मेथड सांख्यिकी पद्धति, थर्ड ऑप्शन फंक्शनल मेथड प्रकार्यात्मक पद्धति, फोर्थ ऑप्शन साइंटिफिक मेथड वैज्ञानिक पद्धति। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डर्कहाइम ने एक बुक लिखा द सुसाइड, जो कि पब्लिश हुआ था 1897 में, और इसी में इन्होंने बताने का प्रयास किया कि आत्महत्या क्या एक सोशल फैक्ट है, एक सोशल फेनोमेनन है, इसके लिए व्यक्ति नहीं बल्कि समाज जिम्मेदार होता है। और इन्होंने 3 टाइप के सुसाइड की चर्चा भी की, और कहीं कहीं आपको 4 टाइप भी देखने को मिलता है। पहला आपका हो जाता है इक्विस्टिक सुसाइड, और दूसरा हो जाता है आपका अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, तीसरा हो जाता है एनोमिक सुसाइड, और एक फोर्थ देखने को जो मिलता है वो है फैटलिस्टिक सुसाइड। तो आत्महत्या के अध्ययन के लिए दुर्खीम ने किस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया? स्टैटिस्टिकल मेथड का प्रयोग किया, सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग किया। दुर्खीम ने आत्महत्या के लिए अपना निष्कर्ष निकाला और बताया, और क्या बताया कि आत्महत्या का जो रेट है, सुसाइड का जो रेट है, प्रत्येक वर्ष में एक जैसी रहती है। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में आत्महत्याएं अधिक होती हैं,
और स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं। कम आयु की तुलना में अधिक आयु के लोग अधिक आत्महत्या करते हैं और कैथलिक की तुलना में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले अधिक आत्महत्या करते हैं। सैनिक लोग समान की तुलना में अधिक आत्महत्या करते हैं और गाँव की तुलना में शहरों में आत्महत्या की दर अधिक होती है। ये सब इन्होंने स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से बताने का प्रयास किया। तो इन्होंने इसमें अपने सुसाइड में स्टैटिस्टिकल मेथड का भी प्रयोग किया है और इन्होंने बताया कि जो यूनिटी होती जितना अधिक होगा आत्महत्या की दर उतनी ही कम होगी और विवाहितों में भी वे लोग अधिक आत्महत्या करते हैं जिनके बच्चे नहीं होते या होकर मर जाते हैं। तो और अविवाहित हो गए, तलाकशुदा हो गए, विधवा हो गए और जो विडोवर है और इनमें विवाहितों की अपेक्षा आत्महत्या की दर अधिक देखने को पाई जाती है। ये सब दुर्खिम के अकॉर्डिंग है, राइट? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, स्टैटिस्टिकल मेथड, सांख्यिकी पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च? डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है सी ए मोजर, सेकेंड ऑप्शन है ए एफ बेल्स और थर्ड ऑप्शन है जेम्स ब्लेक और फोर्थ ऑप्शन है एकॉफ रसेल। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च ये बुक है एकॉफ रसेल का। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 एकॉफ रसेल। और एकॉफ रसेल की और भी बुक आप याद रख सकते हैं जैसे है द आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये बुक इनका पब्लिश हुआ था 1978 में। और क्रिएटिंग द कारपोरेट फ्यूचर ये भी एकॉफ रसेल की बुक का नाम है। और एकॉफ रसेल के टाइम पीरियड की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1919 में और डेथ कब हुआ? 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएस घुरिये इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन। जीएस घुरिये को उनके कार्यों के लिए जाना जाता है। ए इंडियन आर्ट भारतीय कला, बी पाथ ऑफ डेवलपमेंट विकास का रास्ता, सी एथनिसिटी नृजाति शास्त्र, डी सोशल रिकंस्ट्रक्शन सामाजिक पुनर्निर्माण। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको कोड दिया गया है, इसके माध्यम से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन है ए बी एंड सी, सेकेंड ऑप्शन बी सी एंड डी, थर्ड ऑप्शन बी एंड सी और फोर्थ ऑप्शन है ए एंड सी। तो किस लेने जाना जाता है, इनके किस कार्य के लिए जीएस घुरिये को? इंडियन आर्ट भारतीय कला के लिए जाना जाता है। पाथ ऑफ डेवलपमेंट विकास के रास्ता के लिए नहीं जाना जाता है। एथनिसिटी नृजाति शास्त्र के लिए भी जाना जाता है और सोशल रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी नहीं जाना जाता। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 ए एंड सी, इंडियन आर्ट एंड एथनिसिटी। Next question is, which article of Constitution deals with appointment of minister in charge of tribal welfare? संविधान का कौन सा अनुच्छेद आदिम कल्याण मंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन आर्टिकल 163, सेकेंड ऑप्शन आर्टिकल 164, थर्ड ऑप्शन आर्टिकल 168, फोर्थ ऑप्शन है आर्टिकल 172। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले देखिए आर्टिकल 163 किससे डील करता है? आर्टिकल 163 आपका डील करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ये आपका आर्टिकल 163 बताता है। और 164 बताता है जो मिनिस्टर्स हैं इनके बारे में अदर प्रोविजन की चर्चा 164 में किया गया है। और 164 का ही आप प्रोवाइजो पढ़ेंगे, इसके क्लॉज फर्स्ट का प्रोवाइजो जब आप पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे, वहां पर आदिम कल्याण के मंत्री की नियुक्ति से रिलेटेड बात कही गई है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड आर्टिकल 164। और 168 किसकी बात करता है? 168 में दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट। तो राज्यों के विधान मंडलों का गठन कहाँ होता है? 168 में। और 172 किसकी बात करता है? 172 आपका ड्यूरेशन बताता है स्टेट लेजिस्लेचर का। तो जान गए आप 163 में क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। गवर्नर को जो सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी वो 163 है। 164 में अदर प्रोविजन दिया गया मिनिस्टर से रिलेटेड। और 168 में आपका किसको डील करता है? यहाँ पर जो स्टेट लेजिस्लेचर है इसके गठन की बात 168 में किया गया। और 172 में आपका ड्यूरेशन बताया गया स्टेट लेजिस्लेचर का कितना होगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वायरमेंटल मूवमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय आंदोलन नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन, सेकंड ऑप्शन अपिको मूवमेंट,
अपिक्को आंदोलन, और थर्ड ऑप्शन है बिश्नोई मूवमेंट, बिश्नोई आंदोलन, और फोर्थ ऑप्शन है भगत मूवमेंट, भगत आंदोलन। आपका राइट आंसर क्या होगा? तो चिपको मूवमेंट जो है ये आपका इन्वायरमेंटल मूवमेंट है। यहाँ पर उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये स्टार्ट हुआ आपका 1973 में, और फिर ये स्प्रेड हो गया इंडियन हिमालयास में पूरे। और फिर हम अपिक्को आंदोलन की बात करते हैं, तो अपिक्को आंदोलन आपका स्टार्ट हुआ 1983 में, और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? उत्तरा कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में स्टार्ट हुआ, वेस्टर्न घाट में। और बिश्नोई आंदोलन की बात करें तो बिश्नोई आंदोलन भी आपका इन्वायरमेंटल मूवमेंट से ही रिलेटेड है। और बिश्नोई मूवमेंट आपका कहाँ पर कब स्टार्ट हुआ? 1730 में स्टार्ट हुआ। कहाँ पर? खिजरली विलेज है राजस्थान में, यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ आपका। और जो लीड की वो अमृता देवी बिश्नोई थी, और जैसे चिपको आंदोलन था उसी के जैसे ही सेम आपका बिश्नोई आंदोलन भी था। जो भगत मूवमेंट है ये हमारा पर्यावरणीय आंदोलन से रिलेटेड नहीं है। जो भगत आंदोलन है ये स्टार्ट किया गया गोविंद गिरी के द्वारा 1908 में। और यहाँ पर जो स्टार्ट था, जो भगत मूवमेंट को स्टार्ट किया गया 1908 में, इसका मेन काम था जो जो प्रोपागेट था हिंदू प्रैक्टिसेस में जो ऑर्थोडॉक्स था, और इन सब के लिए इस मूवमेंट को चलाया गया था, भगत मूवमेंट को। और एक होता है आपका ताना भगत मूवमेंट जो कि स्टार्ट हुआ था 1914 में, छोटा नागपुर प्लेटो से। तो ये आप याद रख सकते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 भगत मूवमेंट। ये आपका इन्वायरमेंटल मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है, भगत मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर ईयर आप याद रख लीजिएगा क्योंकि आपका ईयर मैच करने के लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड डिड स्पेंसर यूज फॉर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट कल्चर? स्पेंसर ने विभिन्न संस्कृतियों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया? फर्स्ट ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड, परीक्षणात्मक शोध पद्धति। सेकेंड ऑप्शन है अप्लाइड रिसर्च मेथड, व्यवहारिक शोध पद्धति। थर्ड ऑप्शन एम्पिरिकल रिसर्च मेथड, अनुभविक शोध पद्धति। और फोर्थ ऑप्शन केस स्टडी मेथड, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्पेंसर ने विभिन्न संस्कृतियों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया? केस स्टडी मेथड का प्रयोग किया, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 केस स्टडी मेथड। स्पेंसर का टाइम पीरियड क्या है? 1820 से 1903। और इनकी पहली बुक का नाम क्या है? सोशल स्टैटिस्टिक्स, जो कि पब्लिश हुआ था 1851 में। और द मैन वर्सेस द स्टेट, ये आपके एग्जाम में पूछा गया, 1884 में पब्लिश हुआ था। और द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, ये तो न जाने कितने बार पूछा गया होगा, 1876 में पब्लिश हुआ था। ये आप याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी इन किनशिप इज गिवन बाय? नातेदारी में वर्गात्मक एवं वर्णात्मक संज्ञाएं दी हैं। फर्स्ट ऑप्शन मर्डॉक, सेकेंड ऑप्शन टाइलर, थर्ड ऑप्शन लेस्ली व्हाइट, और फोर्थ ऑप्शन है मॉर्गन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नातेदारी में वर्गात्मक एवं वर्णात्मक संज्ञाएं किसने दी है? मॉर्गन ने दिया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज स्टडीड बाय बेरियर एल्विन? बेरियर एल्विन ने निम्नलिखित में से किस जनजाति का अध्ययन किया है? फर्स्ट ऑप्शन कमार, कमार का अध्ययन किसने किया? आपको कई बार बताया गया, कमेंट सेक्शन में बताइए। मुरिया, मुंडा और टोडा। तो इन्होंने किसका अध्ययन किया है? इन्होंने मुरिया का अध्ययन किया। इस नाम से इन्होंने बुक भी लिखा है, द मुरिया एंड देयर घोटुल, 1947 में पब्लिश हुआ था। और इन्होंने बैगा का भी अध्ययन किया, इस नाम से भी इन्होंने बुक लिखा है, द बैगा, और ये 1939 में पब्लिश हुआ था। ये बुक भी आप याद रख लीजिएगा, द मुरिया। इसके लिए इन्हें जाना भी जाता, द मुरिया एंड देयर घोटुल। ये बुक इनका पब्लिश हुआ था 1947 में। तो इन्होंने आपका बैगा का, गोंड का, मुरिया का, इन सब का अध्ययन किया है। और इनका टाइम पीरियड क्या है? इनका टाइम पीरियड है 1902। इनका जन्म हुआ था 1902 में और डेथ हुआ 1964 में। ये आपके ब्रिटिश बॉर्न इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, एथनोलॉजिस्ट थे और ट्राइबल एक्टिविस्ट थे। और इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है?
किसने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान संबंधी व्यवस्था की वकालत की है? तो बेरियर एल्विन ने किया है। नेशनल पार्क का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? बेरियर एल्विन के द्वारा दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना, आपका पीजीटी वगैरह में ये क्वेश्चन आपका बना था। आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, मुरिया। और इनकी कुछ बुक आप याद रख सकते हैं, जैसे द अगरिया, ये भी इन्होंने लिखा है, द अगरिया, और ये पब्लिश कब हुआ था? 1942 में। और लीव्स फ्रॉम द जंगल भी इन्होंने लिखा है, जो कि पब्लिश हुआ था 1936 में। और द रिलीजन ऑफ एन इंडियन ट्राइब, ये बुक भी वेरियर एल्विन की है, 1955 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट? बताना है आपको इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है के दत्ता द संथाल रिवेलियन, सेकंड ऑप्शन है एलपी माथुर भील मूवमेंट, थर्ड ऑप्शन है जेसी झा कोल मूवमेंट, और फोर्थ ऑप्शन है गौतम भद्र नागा मूवमेंट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है? तो के दत्ता आपके एसोसिएटेड है द संथाल रिवेलियन से, एलपी माथुर रिलेटेड है भील मूवमेंट से, और जेसी झा आपके रिलेटेड है कोल मूवमेंट से। बट जो गौतम भद्र है नागा मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है। और आपसे यहाँ पर यही पूछा गया कौन सा पेयर यहाँ पर मैच नहीं है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, गौतम भद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन राधा कमल मुखर्जी बुक सोशल इकोलॉजी? राधा कमल मुखर्जी की पुस्तक सोशल इकोलॉजी में कितने अध्याय हैं? फर्स्ट ऑप्शन 9, सेकंड ऑप्शन है 12, थर्ड ऑप्शन है 15, फोर्थ ऑप्शन है 18। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सोशल इकोलॉजी जो बुक है राधा कमल मुखर्जी जी का, इसमें टोटल चैप्टर्स कितने हैं? 15 चैप्टर है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, 15। Next question है, who defined broadly speaking scientific method consists of systematic observation, classification and interpretation of data? विस्तृत अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति, व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण एवं निर्वचन है। किसने परिभाषित किया है? फर्स्ट ऑप्शन है बर्नार्ड, सेकंड ऑप्शन है गुडे एंड हार्ट, थर्ड ऑप्शन है लुंडबर्ग, और फोर्थ ऑप्शन है पीवी यंग। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विस्तृत अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति, व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण योग निर्वचन है, ये बात किसने कहा है? लुंडबर्ग ने कहा है। लुंडबर्ग आपके अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, लुंडबर्ग। और इनके टाइम पीरियड की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1895 में, डेथ हुआ था 1966 में। किसका? जॉर्ज एंड्रयू लुंडबर्ग का। और इनकी कुछ बुक का नाम आपको याद रख सकते हैं, क्या है? पहला बुक का नाम आपको याद रखना, कैन साइंस सेव अस। ये बुक इनका पब्लिश हुआ था 1961 में। और एक बुक है इनका फाउंडेशंस ऑफ सोशियोलॉजी, जो कि पब्लिश हुआ था 1939 में। और एक बुक इनका पब्लिश हुआ था 1929 में, ट्रेंड्स इन अमेरिकन। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मॉर्स कमीशन रिलेटेड टू, मॉर्स आयोग किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है सरदार सरोवर डैम, सेकंड ऑप्शन टिहरी डैम, थर्ड ऑप्शन गांधी सागर डैम, फोर्थ ऑप्शन है हीरा कुंड डैम। तो कौन सा डैम किस रिवर पर बना है? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तब तक देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो मॉर्स आयोग को एस्टैब्लिश कब किया गया था? 1991 में किया गया था। और इसको चेयर किसने किया था इस कमीशन को? ब्रैडफोर्ड मॉर्स ने किया था। आपको पता हो तो जो वर्ल्ड बैंक था उसने अपनी फंडिंग वापस ले ली थी 1993 में, क्योंकि वर्ल्ड बैंक हो गया या गवर्नमेंट हो गई, उनको पता चला था इसके वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुआ था। जो वहाँ के इंडिजिनस कम्युनिटीज थी उसके रिहैबिलिटेशन को लेकर, इन्वायरमेंटल डैमेजेस तो था ही, और फोर्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। तो इसके चलते ही आपका वर्ल्ड बैंक ने जो फंडिंग दी थी 1993 में वापस ले ली थी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सरदार सरोवर डैम किस पर बना आपका, तो सरदार सरोवर जो डैम है ये नर्मदा रिवर पर बना है गुजरात में। और वहीं पर टिहरी डैम का पूछा जाए तो इसका पहले राइट आंसर देख लीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सरदार सरोवर डैम। और टिहरी डैम की बात करिए, इंडिया टॉलेस्ट डैम है। और ये कहाँ पर बना है, किस रिवर पर? भागीरथी रिवर पर, जो कि आपका उत्तराखंड में है। और गांधी सागर डैम की बात करें तो गांधी सागर डैम जो है आपका चंबल रिवर पर बना है, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। वहीं हीराकुंड डैम की बात करें, ये आपका वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट
अर्थन डैम है या हीराकुंड डैम, और हीराकुंड डैम आपका किस रिवर पर बना है? हीराकुंड डैम आपका महानदी रिवर पर बना है, जो कि आपका ओडिशा में है। तो ये भी आपका जीके पोर्शन से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस रिवर पर है, किस स्टेट में है, तो आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हैज नॉट बीन मेंशन्ड बाय काम्टे फॉर द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी? काम्टे ने निम्नलिखित में से समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए कौन सी विधि का उल्लेख नहीं किया है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन मेथड, अवलोकन विधि। सेकंड ऑप्शन है केस स्टडी मेथड, व्यक्तिक अध्ययन विधि। थर्ड ऑप्शन है कंपैरेटिव मेथड, तुलनात्मक विधि। फोर्थ ऑप्शन है हिस्टोरिकल मेथड, ऐतिहासिक विधि। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अपने स्टडी में जो सोशियोलॉजी की स्टडी ऑगस्ट काम्ट के द्वारा किया गया था, किसका उन्होंने उल्लेख नहीं किया, किस मेथड को उन्होंने प्रयोग नहीं किया है? तो ऑब्जर्वेशन मेथड, अवलोकन विधि का किया है। केस स्टडी मेथड, व्यक्तिक अध्ययन विधि का नहीं किया है। और कंपैरेटिव मेथड का भी किया, हिस्टोरिकल मेथड का भी प्रयोग किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, केस स्टडी मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च्ड इन इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2013, सेकंड ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2014, और थर्ड ऑप्शन है आपका 25 जून 2014, फोर्थ ऑप्शन है 25 जून 2015। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो स्मार्ट सिटी मिशन है ये लॉन्च कब किया गया? आपका जून 25 जून 2015 में किया गया। और इसकी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी क्या है? महुआ। इसका फुल फॉर्म क्या है? पता ही होगा आप लोग को, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, अ क्लीन एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू सिटीजन्स थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट सोल्यूशन। इसका मेन ये गोल था कि ये डेवलप करेगा 100 स्मार्ट सिटीज पूरे कंट्री में। तो स्टार्टिंग में तो 100 स्मार्ट सिटीज का ही कॉन्सेप्ट लेकर ये चला था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया 25 जून 2015 को। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, 25 जून 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट रिलेटेड टू मास कम्युनिकेशन? निम्नलिखित में से कौन सी इकाई जनसंचार से संबंधित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है टाइम, समय। सेकंड ऑप्शन है सोर्स, स्रोत। थर्ड ऑप्शन है गोल, लक्ष्य। फोर्थ ऑप्शन है मैसेज, संदेश। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से कौन सा यहाँ पर मास कम्युनिकेशन से कौन सी यूनिट रिलेटेड नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइम नहीं है, सोर्स भी है, गोल भी है और मैसेज भी है। तो मास कम्युनिकेशन के लिए आपको समय की जरूरत नहीं है, जबकि जो जिस सोर्स से आप मास कम्युनिकेशन करेंगे वो जरूरी है। जनसंचार के मीन जो साधन है, और गोल भी होगा, आपका एक लक्ष्य होगा जो जनसंचार को आपको संबोधित करना हो, उसके लिए एक मैसेज भी होगा। तो तीन चीजें तो हैं आपका यूनिट मास कम्युनिकेशन का, सोर्स, गोल एंड मैसेज। तो क्या नहीं है? टाइम। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हेनरी जॉनसन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च? हेनरी जॉनसन के अनुसार निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक अनुसंधान की नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है इंपेरिकल, आनुभाविक। सेकेंड ऑप्शन है क्यूमुलेटिव, संचयी। थर्ड ऑप्शन है इरेशनैलिटी, अतार्किकता। और फोर्थ ऑप्शन है थ्योरेटिकल, सैद्धांतिक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइंटिफिक रिसर्च का कौन सा इसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो इंपेरिकल, अनुभविक है, क्यूमुलेटिव भी है, अतार्किकता तो कहीं से नहीं होगा, इरेशनैलिटी आपका नहीं होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, इरेशनैलिटी, तार्किकता, जबकि यहाँ पर रैशनैलिटी होनी चाहिए। और थ्योरेटिकल, सैद्धांतिक भी है आपका कैरेक्टरिस्टिक साइंटिफिक रिसर्च का। हेनरी जॉनसन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूछा गया है, तो हेनरी जॉनसन के अकॉर्डिंग हो या फिर वैसे भी हो, तो कोई साइंटिफिक रिसर्च है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में इरेशनैलिटी तो नहीं आएगी ना। तो ये आप कॉमन सेंस पे भी सॉल्व कर सकते थे। हालांकि ये हेनरी जॉनसन के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया, तो उनके अकॉर्डिंग अनुभाविक भी है, क्यूमुलेटिव भी है और थ्योरेटिकल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which criteria is not identified by Leavenworth to determine the degree of urbanism?
लुईस वर्थ द्वारा शहरीकरण की स्थिति निर्धारित करने के लिए किस मानदंड की पहचान नहीं की गई है? फर्स्ट ऑप्शन है साइज आकार, सेकंड ऑप्शन है डेंसिटी घनत्व, थर्ड ऑप्शन है होमोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन जनसंख्या की समरूपता, फोर्थ ऑप्शन है हेट्रोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन जनसंख्या की विषमता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लुईस वर्थ द्वारा शहरीकरण की स्थिति निर्धारित करने के लिए जिस नॉर्म्स को, जिस मानदंड को नहीं पहचाना गया, आपका क्या हो जाएगा? साइज तो है ही, डेंसिटी भी है आपका, होमोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन नहीं होगा और हेट्रोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन है, राइट। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, होमोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन जनसंख्या की समरूपता। तो इसकी पहचान लुई वर्थ द्वारा अपने मानदंड में नहीं किया गया है, जो उन्होंने अर्बनिज्म की डिग्री बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सतीश सबरवाल, which of the following aspects is not related to the framework of modern changes in colonial India? सतीश सबरवाल के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन सा पहलू औपनिवेशिक भारत में आधुनिक परिवर्तनों की रूपरेखा से संबंधित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के माध्यम। सेकेंड ऑप्शन है द नेचर ऑफ आइडियाज, विचारों की प्रकृति। थर्ड ऑप्शन है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन। और फोर्थ ऑप्शन है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठनों के स्वरूप। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप इतने टाइम से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं एचटेट का, तो इन क्वेश्चन का नेचर आप जान गए होंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन एचटेट पीजीटी में आपका पूछा जाता है। तो वहां पर मेजरली आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन इससे एसोसिएटेड नहीं है। तो कोई भी अगर आपके थिंकर, सोशोलॉजिस्ट जो भी हैं, उनको जब आप पढ़ रहे हैं तो उन्होंने कोई कॉन्सेप्ट दिया है, कितने टाइप में दिया, उस टाइप को आपको पूरा याद रख लेना है, क्योंकि वहां पर यही बार बार पूछा जा रहा है, कौन इसमें एसोसिएटेड नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर आपको वो टाइप याद होगा तो आप एलिमिनेट कर लेंगे आसानी से अपने क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सतीश सबरवाल के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा पहलू आपका औपनिवेशिक भारत में आधुनिक परिवर्तन की रूपरेखा से रिलेटेड नहीं है? मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, द नेचर ऑफ आइडियाज भी है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, बट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय whom social mobility is classified in two way, a sponsored and competitive? किसके द्वारा सामाजिक गतिशीलता को दो तरीकों, प्रयोजित तथा प्रतियोगी में वर्गीकृत किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है डब्ल्यू पी स्कॉट, सेकेंड ऑप्शन पी ए सोरोकिन, थर्ड ऑप्शन है आर टर्नर, फोर्थ ऑप्शन है एस एम मिलर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी सोशोलॉजिस्ट का नाम आता है, अगर आपको उनके बारे में कुछ पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि बार बार हम बताएंगे तो मोनोटोनस हो जाएगा कि बार बार हर क्वेश्चन पेपर में आपको वही डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो इस वजह से एक बार बता दिया जाता है, दोबारा नहीं बताया जाता है, तो आप लोग लिख सकते हैं। अगर आप लिखेंगे तो आपको ज्यादा टाइम तक के लिए याद होगा। तो सोशल मोबिलिटी को किसने क्लासिफाइड किया है? टू वे में, स्पॉन्सर्ड एंड कॉम्पिटेटिव में आर टर्नर ने किया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, आर टर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज कंसीडर्ड कास्ट एज अ रैंक्ड बर्थ स्टेटस ग्रुप? जाति को पदक्रम जन्म परिस्थिति समूह किसने कहा है? फर्स्ट ऑप्शन है सेनाट, सेकंड ऑप्शन है डीएन मजूमदार, थर्ड ऑप्शन है जीएस घुरिये, फोर्थ ऑप्शन है कैथलीन गॉफ। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कास्ट एज अ रैंक्ड बर्थ स्टेटस ग्रुप किसने कंसीडर किया है? कैथलीन गॉफ ने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर, कैथलीन गॉफ। तो इनके टाइम पीरियड की बात करेंगे, इनका जन्म हुआ था 1925 में कैथलीन गॉफ का, और इनका डेथ हुआ 1990 में। ये आपकी ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड फेमिनिस्ट थी, और इनको मेन किस लिए जाना जाता है? इनके किस काम के लिए? साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के काम के लिए इन्हें जाना जाता है। और इनकी जो बुक आपको नहीं भूलना है, बुक का नाम क्या है? रूरल रूरल सोसाइटी, रूरल सोसाइटी इन साउथ साउथ ईस्ट इंडिया। ये बुक पब्लिश कब हुआ था? 1981 में। द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, ये बुक भी है कैथलीन गॉफ की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड डिफाइंड द विलेज एज अ वे ऑफ लाइफ? कौन
हैं जो इनमें से गांव को जीवन विधि के रूप में परिभाषित किए हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका टीएन मदान, सेकंड ऑप्शन है डीएन मजूमदार, थर्ड ऑप्शन है एससी दुबे, फोर्थ ऑप्शन है मैकम मेरिट। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द विलेज एज अ वे ऑफ लाइफ किसने डिफाइन किया है? डीएन मजूमदार ने किया। धीरेन्द्र नाथ मजूमदार ये इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और इनका टाइम पीरियड क्या था? इनका जन्म हुआ 1903 में और डेथ हुआ 1960 में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड डीएन मजूमदार। और डीएन मजूमदार की बुक की बात करें तो इनके बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी। ये बुक है आपका धीरेन्द्र नाथ मजूमदार की बुक का। और रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया ये बुक भी किसका है? डीएन मजूमदार का। और सोशल कॉन्टर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल सिटी ये बुक भी है डीएन मजूमदार की। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एक्सोगैमी? निम्नलिखित में से कौन सा बहिर्विवाह का स्वरूप नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है गोत्र एक्सोगैमी। एक्सोगैमी मीन्स जो कास्ट के बाहर विवाह होता है, तो गोत्र एक्सोगैमी मीन्स अपने गोत्र में विवाह नहीं करना होता है। क्लास एक्सोगैमी ये आपका फॉर्म्स नहीं है जो एक्सोगैमी का। प्रवर एक्सोगैमी ये भी है आपका, आपको पता है एक प्रवर के अंदर विवाह नहीं करते क्योंकि आपस में भाई बहन कंसीडर करते हैं एक पिंड के लोग। और आपका फोर्थ हो जाएगा विलेज एक्सोगैमी। ग्राम बहिर्विवाह मीन्स गांव के अंदर भी विवाह नहीं करते क्योंकि गांव के अंदर सब आपस में क्या है? भाई बहन है। तो ये एक्सोगैमी का इसमें कौन सा फॉर्म नहीं है? तो गोत्र एक्सोगैमी है आपका, क्लास एक्सोगैमी नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। और प्रवर एक्सोगैमी भी है और विलेज एक्सोगैमी भी है। तो आपका जो विवाह होता है वो ना ही पूर्ण रूपेण आपका एक्सोगैमी होना चाहिए और ना ही पूर्ण रूपेण एंडोगैमी होना चाहिए। दोनों का मिला जुला रूप होता है। जैसे अपने कास्ट में विवाह करना ये क्या है? एंडोगैमी है। और एक्सोगैमी जैसे गोत्र के अंदर आप विवाह नहीं कर सकते, प्रवर में नहीं कर सकते, विलेज के अंदर नहीं कर सकते, ये सब आपका एक्सोगैमी के अंतर्गत आ जाएगा। राइट, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is Professor Andre Bete is related with which school of sociology? प्रोफेसर आंद्रे बेते समाजशास्त्र के किस स्कूल से संबंधित हैं? फर्स्ट ऑप्शन है लखनऊ, सेकंड ऑप्शन है दिल्ली, थर्ड ऑप्शन बॉम्बे, फोर्थ ऑप्शन है कैलकाटा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रोफेसर आंद्रे बेते समाजशास्त्र के दिल्ली स्कूल से रिलेटेड है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड दिल्ली। और ये अभी 91 ईयर ओल्ड है और इनका जन्म हुआ था 30 सितंबर 1934 में। और ये आपके इंडियन सोशोलॉजिस्ट, राइटर और एकेडमिशियन हैं। और इनको मेनली किस लिए जाना जाता है? इनके स्टडीज ऑफ द कास्ट सिस्टम इन साउथ इंडिया इन्हें मेनली जाना जाता है। और इनकी बुक का नाम क्या है? कास्ट क्लास एंड पावर। और कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन किसके बुक का नाम है? कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये बुक आपका पब्लिश हुआ था 1965 में, कास्ट क्लास एंड पावर 1965 में। और बुक का नाम इनका क्या है? स्टडीज इन अग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, जो कि पब्लिश हुआ 1974 में। और एक बुक है इनइक्वालिटीज अमंग मेन, जो कि पब्लिश हुआ 1977 में। ये कुछ बुक्स के नेम है आंद्रे बेते के, जो कि आपको याद रखना है। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि डिसेबिलिटी स्टडीज इन इंडिया रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट बुक किसने लिखा है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका जीएन कर्ण, सेकंड ऑप्शन अनीता गई, थर्ड ऑप्शन हर्षमंदर, फोर्थ ऑप्शन है जे.आर. कांबले। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जेन कर्ण ने ये बुक लिखा है डिसेबिलिटी स्टडीज इन इंडिया रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट है जेन कर्ण। और अनीता घई से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि अभी इनका रिसेंटली डेथ हुआ था 11 दिसंबर 2024 में। और इनका जन्म हुआ था 23 अक्टूबर 1958 में। ये आपकी इंडियन एकेडमिक थी और ये फॉर्मर प्रेसिडेंट भी थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ विमेंस स्टडीज के। और इन्होंने 3 बुक लिखा है, तीनों बुक का नाम आप याद रख सकते हैं। बुक का नाम क्या है? डिसेबिलिटी इन साउथ एशिया नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इनकी पहली बुक है, जो कि पब्लिश हुआ था 2019 में। और दूसरी बुक का नाम है रीथिंकिंग डिसेबिलिटी इन इंडिया, जो कि पब्लिश हुआ 2017 में। और तीसरी बुक का नाम है जो कि पब्लिश हुआ था आपका 2003 में, इम्बॉडीड फॉर्म्स इश्यूज ऑफ डिसेबल्ड विमेन। चलिए फिर आपका 2023 का पेपर भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सेशन में 2024 का पेपर सॉल्व करेंगे।
और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप सभी जब किसी को कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार आपने किया, सामने से रिप्लाई नहीं आया तो बार-बार करने का कोई नीड नहीं होता। आप सभी मेरे छोटे-बड़े भाई-बहन जैसे ही अगर मुझे कोई मैसेज करते हैं, डज़न्ट मैटर फॉर मी, अगर आपके लिए वर्थ इट होगा, यूज़फुल होगा तो उसका आंसर आपको किया जाएगा। और आप सबको पता है, आप सब जब भी कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं और लगता है आपके लिए यूज़फुल है तो उसका आंसर आपको ज़रूर किया जाता है। तो एक रिक्वेस्ट है, ये मान के चलिएगा। तो यहाँ पर कोई ऐसा मुझे एज़ सच कोई ऐसा ग्रजेस नहीं है किसी भी बच्चे के साथ, किसी को हाइड करूँ जो भी है। तो इस वज़ह से आप सब बात समझिए, किसी भी बच्चे को परेशान मत करिए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय-बाय। बाय-बाय क्या बोलूँ, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप ज़रूर यार शेयर करिए। चलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।